गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मुस्कान वैष्णव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन पर। जैसा कि हमने केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट पार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था और उनकी यूनिट के बारे में पढ़ा था। अब हम इस सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री एंड रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। इन दोनों के बीच में रिलेशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। देन लेट कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन 2A से 3B। यहाँ पे हमारा 2A क्या है, रिएक्टेंट, और 3B क्या है, प्रोडक्ट। इनिशियल कंसंट्रेशन जो 2A की है वो हमने क्या लेट की, A0। T इक्वल्स टू 0 पे A की कंसंट्रेशन A0 और B की कंसंट्रेशन 0। T इक्वल्स टू T पे 2A की कंसंट्रेशन हमारी AT एंड 3B की कंसंट्रेशन हमारी BT। यहाँ पे AT इक्वल्स टू A0 माइनस 2x एंड BT इक्वल्स टू 3x। अब यहाँ पे AT इक्वल्स टू A0 माइनस 2x एंड BT इक्वल्स टू 3x कैसे हुआ, इसका कॉन्सेप्ट आपके क्लास 11 के चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में है, तो आप वहाँ से उसको जाके रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम आते हैं हमारे रेट पे। देन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम इक्वल्स टू AT माइनस A0 अपॉन T माइनस 0। यहाँ पे हमारा AT क्या है, A0 माइनस 2x। देन A0 माइनस 2x माइनस A0 अपॉन T माइनस 0 इक्वल्स टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन माइनस 2x अपॉन T। यहाँ से हमारे x अपॉन T की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 अपॉन 2। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, किसके रेस्पेक्ट में, A के रेट ऑफ रिएक्शन के रेस्पेक्ट में। अब है हमारे सेकंड प्रोडक्ट जो हमारा क्या था, B, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे जो हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B है वो क्या है, BT माइनस 0 एंड जो हमारा चेंज इन टाइम है वो क्या है, T माइनस 0। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B इक्वल्स टू BT माइनस 0 अपॉन T माइनस 0 इक्वल्स टू 3x अपॉन T। यहाँ से हमारे x अपॉन T की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 3। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्विवेलेंट करेंगे, दैट मीन्स कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तब हमारे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 dA अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन 3 dB अपॉन dt। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तब जो हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वो पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो रेट है उसके क्या आ जाएगी, डिवाइड में। दैट मीन्स फॉर एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन whose stoichiometric coefficients are not equal to 1, rate of reactant and product are divided by their respective stoichiometric coefficients। अब हम इसी के अंदर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। आपने हेबर्स प्रोसेस पढ़ी होगी कि N2 plus 3H2 से 2NH3। तो यहाँ से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इक्वल्स टू प्लस dNH3 अपॉन dt। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 इक्वल्स टू माइनस dN2 अपॉन dt। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इक्वल्स टू माइनस dH2 अपॉन dt। यहाँ से हमारी रेट ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएगी, रेट ऑफ इक्वेशन इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन 2 dNH3 अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस dN2 अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 3 dH2 अपॉन dt। यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की रेट निकालने के लिए हमें उसके कोएफिशिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से हमारा ये फर्स्ट टॉपिक क्लियर होता है। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Law of mass action express that on increasing the concentration of reactant, the rate of reaction is also increases। मतलब कि जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं,
तब हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होती है, इंक्रीज। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। सेकेंड फैक्टर टेम्परेचर। जो ये सेकेंड फैक्टर है हम उसको अब जो हमारे जो अगला पार्ट है उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होती है, इंक्रीज। दैट मीन्स इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेज। अब यहाँ पे जो हमें क्या चीज समझ में आई कि जो टेम्परेचर है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के, लेकिन यहाँ पे एक नोट है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है is either doubled or tripled on rise in temp on every 10 डिग्री rise in temperature। That means कि जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज करते हैं तब हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती है, या तो डबल या फिर ट्रिपल। तो ये था हमारा सेकंड फैक्टर। अब हम पढ़ेंगे हमारे थर्ड फैक्टर के बारे में, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। The reactivity of substance is depend on the breaking and formation of specific bonds। मतलब कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर क्या होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो ब्रेक होते हैं या फिर फॉर्म होते हैं। इन्हीं बॉन्ड्स के टूटने या फिर जुड़ने से ही हमारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 2NO plus O2 से 2NO2। सेकेंड रिएक्शन 2CO plus O2 से 2CO2। ये हमारी दोनों रिएक्शंस कैसे दिखने में सेम लग रही है, डिफरेंस सिर्फ किसमें है, एक नाइट्रोजन है और दूसरे में क्या है, कार्बन। लेकिन जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, फास्ट, एंड हमारी सेकेंड रिएक्शन है वो क्या है, स्लो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे जो बॉन्ड्स है वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो क्या है, कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट है वो क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता लेकिन उसके रेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है, या तो इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज। अब हम इस फैक्टर को भी हमारे अगले वाले पार्ट में क्या करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ही कि कैटलिस्ट अफेक्ट्स द रेट एक्सट्रीमली। हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है, एक्सपोजर टू रेडिएशन। मतलब कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर रेडिएशंस को ऐड करने से उनकी क्या होती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या करती है, अफेक्ट करती है। सम रिएक्शंस आर अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ रेडिएशंस सच एज यूवी एंड विजिबल लाइट्स। जैसे कि आपने रिएक्शंस देखी होगी पिछली क्लासेस में, H2 plus Cl2 से 2HCl। जब हम इसको डार्क में परफॉर्म करते हैं तब ये इसकी जो रेट होती है वो क्या होती है, स्लो। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम सनलाइट की प्रेजेंस में परफॉर्म करते हैं तब इसकी जो रेट होती है वो क्या होती है, फास्ट। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो रेडिएशंस होती है वो क्या करती है, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। हमारा लास्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दैट मीन्स कि जब हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज। जैसे कि एक एग्जांपल कि जो लकड़ियाँ होती है उन लकड़ियों को एक साथ जलाना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम उन्हीं लकड़ियों को टुकड़े कर देंगे दैट मीन्स उनका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो वो क्या होगी, जल्दी जलेगी। दैट मीन्स ग्रेटर द सरफेस एरिया द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेज। जितना ज़्यादा हमारा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। एंड ऑन ब्रेकिंग द सॉलिड सब्सटेंस इनटू द स्मॉलर पीसेस the surface area is increases and hence the rate of reaction is also increases। तो ये था हमारा सेकेंड टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेट लो एंड रेट कांस्टेंट। अब हम जानेंगे कि रेट लो क्या होता है और रेट कांस्टेंट क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले लेट कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन A plus 2B से 3C plus 4D। ये क्या है, हमारी जनरल केमिकल रिएक्शन है। इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू y। दैट मीन्स यहाँ पे कि जो हमारा x एंड y है वो क्या है, ऑर्डर्स हैं किसके रेस्पेक्ट में, जो हमारे रिएक्टेंट है A एंड B। x is the order of the concentration of A and B and y is the order of concentration of B। जो हमारे जो x and y है ये क्या हो सकते हैं, मतलब जो हमारे पास क्या थी, ऊपर केमिकल रिएक्शंस थी
जिसके कोफिशिएंट्स a का क्या था 1 एंड b का क्या था 2। जरूरी नहीं है कि हर बार x एंड y की वैल्यू जो केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं उनके बराबर हों। ये मतलब उनके बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देन हमने ऊपर एक वर्ड देखा था कि रेट एक्सप्रेशन। हमने इस जनरल इक्वेशन की क्या निकलती रेट एक्सप्रेशन। तो अभी रेट एक्सप्रेशन क्या होती है हम इसके बारे में जानेंगे कि जब हम क्या करते हैं जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। दैट मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन in the terms of concentration of reactant is known as rate law or rate expression or rate equation। that means सिर्फ rate law के अदर्स नेम है rate law या फिर rate equation या फिर rate expression। अब हम आते हैं आगे कि जो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y। जब हमारे प्रोपोर्शनलिटी साइन है जब हम इसको हटाएंगे तो क्या आएगा एक कांस्टेंट रेट इक्वल्स टू k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू x इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू y। अब हमारे पास जो ये k है हम उसको क्या कहते हैं k इज नाउन एज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कोफिशिएंट। इतने सारे नाम सिर्फ इस एक के ही है। k इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट और रेट कोफिशिएंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो k जब हम k की डेफिनेशन पे आएंगे तो k इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन concentration of reactant is taken as unity in rate law expression। जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या लेंगे 1 तो जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगी रेट ऑफ कांस्टेंट के। तो अब हम आते हैं इस रेट कांस्टेंट की यूनिट पे। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो हमने सबसे ऊपर जो रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा था क्या था रेट इक्वल्स टू k into concentration of A raised to x into concentration of B raised to y। यहाँ से हम क्या निकालेंगे जो k है हमारा कांस्टेंट उसकी यूनिट k। तो यहाँ से k equals to rate upon concentration of A raised to x into concentration of B raised to y। यहाँ पे जो x and y है वो मैंने क्या बताया था कि जो हमारे A and B की कंसंट्रेशंस हैं उसके क्या है ऑर्डर्स। देन यहाँ पे हम एक नई टर्म डिफाइन करेंगे कि x plus y equals to n which is known as order of the reaction। मतलब कि जब हम दोनों जो ऑर्डर्स थी हमारी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो ऐड करने पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो वही क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब हम यहाँ पे जब हम यूनिट को निकालेंगे तब हमारी रेट की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। तो यहाँ से जो k की यूनिट है वो क्या आ जाएगी मोल पर लीटर रेज टू 1 माइनस m टाइम इनवर्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो k की यूनिट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है m के ऊपर। m दैट मींस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसी वजह से हम जो k को है क्या कहते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब जब हमने ये k की यूनिट निकाली इसमें हमने क्या देखा कि जो m है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब कि जैसे जैसे ऑर्डर चेंज होगा वैसे वैसे हमारे जो k की यूनिट है वो भी क्या होगी चेंज। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। जो ये टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर जो प्रीवियस ईयर में कई सारे क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं। दैट मीन्स एक तो जो हमारे रिसेंटली 2019 था उसी के अंदर जो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी की जो डेफिनेशन है वो पूछी गई थी। तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास x plus y equals to m था उसको हमने क्या बताया था ऑर्डर। दैट मीन्स द सम ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ concentration of reactant which appear in the rate law expression। मतलब कि जो भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमारे जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशंस है उन सब की पावर के सम को ही हम क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे जो पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन था वहाँ से x plus y equals to हमने क्या डिफाइन किया था m where m is the order of the reaction। तो अब हम आते हैं कि जो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो सबसे पहली फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये क्या है, मतलब कि हम इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। सिर्फ केमिकल रिएक्शंस को देख के हम ये नहीं बता सकते कि उस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। जैसे कि H2 plus Cl2 से 2HCl, H2 plus Br2 से 2HBr एंड H2 plus I2 से 2HI। ये तीनों रिएक्शंस कैसी हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शंस हैं। ये तीनों दिखने में भी कैसे सेम ही लगती हैं, सिर्फ डिफरेंस किसका है, Cl, Br एंड I का, लेकिन इनके ऑर्डर्स क्या हैं, अलग। जैसे जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी उसका ऑर्डर क्या है 0, जो हमारी सेकंड रिएक्शन थी उसका ऑर्डर क्या है 1.5 और जो हमारी थर्ड रिएक्शन थी उसका ऑर्डर क्या है 2। तो इससे क्या डिफाइन होता है कि जो ऑर्डर है हम उसको थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, ये कैसे डिफाइन होता है, एक्सपेरिमेंटली। सेकंड फिगर जो ये हमारे ऑर्डर की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड फ्रैक्शनल भी हो सकती है। दैट मीन्स ऑर्डर में बी 0, इंटीजर, फ्रैक्शनल, नेगेटिव और पॉजिटिव। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। थर्ड फीचर जो हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस दोनों के लिए ही डिफाइन होता है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखी, दो टर्म्स देखी, एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब ये एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं वो देखते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस हम किनको कहते हैं, वो रिएक्शंस जो क्या होती है एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। द रिएक्शंस व्हिच कंप्लीट्स इन अ सिंगल स्टेप इज नाउन एज एलिमेंट्री रिएक्शंस and complex reactions when the sequence of elementary reactions are repeat, then such type of reactions are known as complex reactions. That means अगर एक सिंगल स्टेप में अगर रिएक्शन कंप्लीट होती है तो हम उसको कहेंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस। अगर एक से ज्यादा अगर स्टेप्स हैं रिएक्शंस में तो हम उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो अब ये मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है हम इसके बारे में जानेंगे। Molecularity is defined as the number of molecules या atoms which must be collide simultaneously for in order for the reaction take place। मतलब कि रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कि कितने एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट जो अमोनियम नाइट्राइड वो क्या होता है, डिसोशिएट होता है किसके अंदर, N2 plus 2H2O, NH4NO2 is dissociate in NO2N2 plus 2H2O, मतलब कि N2 and H2O में। ये क्या है, डिसोसिएशन रिएक्शन है, दैट मीन्स यूनिमोलिकुलर, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, एक ही है, और जो इसकी मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या हो जाएगी 1। हमारा जो सेकंड रिएक्शन है H2 plus I2 से 2HI, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो रिएक्टेंट, तो ये क्या है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या हो जाएगी 2। वैसे ही अगर हमारे पास ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है तो उसके लिए जो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी 3। अब 3 से ज्यादा जो मॉलिक्यूलरिटी है वो ऑब्जर्व नहीं होती, क्योंकि अगर जिस रिएक्शंस में 3 से ज्यादा हमारे रिएक्टेंट अगर पार्ट ले रहे हैं तो वो रिएक्शन डेफिनेटली एक स्टेप से ज्यादा स्टेप में ही कंप्लीट होगी, और जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही डिफाइन होती है। अगर हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करनी है तो वो किससे डिफाइन होगी, जो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में स्टेप्स हैं उन स्टेप्स के अंदर जो स्टेप्स क्या है सबसे स्लोएस्ट, दैट मीन्स जो सबसे जिसकी रेट सबसे कम है, दैट मीन्स वो हमारा जो स्टेप है वो क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उसी स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो आज हमने क्या क्या सीखा, स्टोइकियोमेट्री एंड रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में रिलेशन। सेकंड हमने सीखा वो जो फैक्टर्स जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। थर्ड हमने सीखा रेट कांस्टेंट एंड रेट लॉ। फोर्थ हमने सीखा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। जो ये आज हमने टॉपिक्स जो भी कवर किए हैं इनमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको आज पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। आई होप कि आप उनको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।